हेलो गाइस और आप सभी का स्वागत है नोवा फौज के एक लेटेस्ट ब्रांड न्यू सेशन में, जहां पे आज हम बात करेंगे S1 S6 की। हम आज S1 S6 की बात ही नहीं करेंगे, हम इसके अप्रोच और कुछ प्रैक्टिस PYQs करेंगे आज के सेशन में। इससे पहले कि आज का मैं सेशन शुरू करूं, मैं बता देना चाहता हूं आज 17 नवंबर है और आज ही के दिन से आपके FCAT के फॉर्म्स फिल करना शुरू हो जाएंगे। आप जाइए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए और जाके फॉर्म भरिए, ताकि आप एंड एंड में ये मत कहें कि भैया हम फॉर्म ही नहीं भर पाए, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, वेबसाइट नहीं चल रही। आज ही भर दो, मैं तो यही कहूँगा, आज कल में, इसी वीक में। और फिर बाद में फोकस करना अपने एग्ज़ाम पर। ठीक है, तो अब सीधा अपना सेशन ही शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले कि मैं S1 S6 की प्रैक्टिस कराऊं, मैं बता दूं कि हम एक प्लेलिस्ट, ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसमें मैं एक RC होती है, आपकी एक चीज़ होती है जिसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। तो उसी की एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जहां पर मैंने RC में क्लोज टेस्ट और PQRS की प्रैक्टिस करा दी है, और S1 S6 की प्रैक्टिस हम आज करेंगे। और एक बार मैं लाइव भी आया था जहाँ पे हमने PQRS किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे CDS के थे और FCAT के भी कुछ सवाल थे। और इस बार S1 S6 में भी यही होगा। जितने भी हम सवाल लेंगे, कोई एग्जाम्पलरी सवाल, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं लेंगे, सारे जो है पेपर के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हीं पे अपनी अप्रोच, किस तरीके से वो अप्रोच लग रही है, किस तरीके से हमको पेपर में लगानी है, उसी के बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है, ये S1 S6 बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट है PQRS से बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हो कि ये PQRS का बाप है, मतलब कि व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग, दोनों में ही अलग अप्रोच है। मतलब कि अप्रोच अलग नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड में बताता हूँ। PQRS और यहाँ पे है, ले लो S1 S6। तो देखो, PQRS में आपको इंट्रो फाइन करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करने पड़ते हैं सब कुछ, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमको इंट्रो और कंक्लूजन दिए रहते हैं, हमको बीच में जो सेंटेंस है उसको कनेक्ट करना होता है आपस में, और हमको एंड में ये बताना होता है क्या ये पूरा सेंटेंस एक पैराग्राफ सेंस बना रहा है कि नहीं, क्या ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का सही है कि नहीं। सेम चीज़ है, PQRS में आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं 4, हम थोड़ी बहुत ऑप्शंस की मदद ले लेते हैं। लेकिन जब मैं S1 S6 की बात करूं, तो हमें ऑप्शंस की तो मदद लेनी ही है फॉर श्योर, बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, वो उस पर ये ज़्यादा निर्भर करता है। आपकी रीडिंग हैबिट्स, आपकी आपकी स्पीड पे, आपकी रीडिंग पे, और आप क्या वो जो पढ़ रहे हैं आपको उसमें से कितना समझ आ रहा है उस पर, जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी वोकैब पर भी। समझ गए? तो आज की प्रैक्टिस में मैं आपको S1 S6 का एक जनरल जनरल अप्रोच बताने वाला हूं, जो कि आप CDS के एग्ज़ाम में, वैसे ये NDA के भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप ऑब्वियसली अगर आप NDA की भी तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो। वेल, जो आपको एग्ज़ाम में जिस अप्रोच के साथ जाना है, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और गलतियां जहां कम से कम हो, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो अब मैं सीधा ही तुमको हमारे क्वेश्चन पेपर को में ले चलता हूं आज। और हम जो हैं CDS 2 2025 का जो सेकंड पेपर हुआ था हाल ही में, उसको हम इस्तेमाल करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये हमने PQRS किए हैं, तो भैया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। ठीक है, ये है हमारे S1 S6। यहाँ पे देखो डायरेक्शन में ही बता रखा है, इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। ठीक है, एक पैसेज के 6 सेंटेंसेस हैं, और अगर मैं आगे बढ़ूँ, फर्स्ट और सिक्स्थ, यहाँ पे देखो फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस जो कि S1 S6 से मार्क्ड है, वो हमको दे रखे हैं। हमको ये PQRS जो है ये बताना है, इनको एक सांचे में ढालना है, ताकि ये पूरा पैसेज एक मीनिंगफुल बन सके। समझ गए? तो अब बढ़ते हैं सीधा सवाल की तरफ। ठीक है,
अब ज़रा ध्यान से देखना मैं किस तरीके से ये क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ, ठीक है? देखो, मेरे पास है S1 और S6, तो और 4 ऑप्शन P, Q, R, S। सबसे पहले मैं S1 पढ़ने वाला हूँ। The Tungabhadra is the chief tributary of Krishna, formed by the union near Kudali of the two streams Tunga and Bhadra। यहाँ पे मेरे को तुंगभद्रा रिवर के बारे में बताया गया है, जो एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, और ये कुडाली नाम की जगह से पर बनती है, दो स्ट्रीम को मिला के जो है तुंगा और भद्रा। अब देखो, अब मुझे पता चल गया है यहाँ पे किस रिवर के मेन थीम जो है इसका, ठीक है। अब S6 में अभी नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे किन दो ऑप्शन पे ध्यान देना है जो इसके बाद आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान देना है P पर और PR पर, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले मैं S1 को P के साथ जोड़ता हूँ। चलो, इसमें क्या कह रहा है? द रिवर इज पेरेनियल इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ, ये इसके बाद कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये जो पेरेनियल है, ये रिवर के बारे में ही बताया जा रहा है। कौन सी रिवर? जो कि है तुंगभद्रा। और ये पेरेनियल का मतलब होता है जो ऑफन कोई चीज़ होती है, अक्सर जो चीज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में। और ये बता रहा है कि भैया ये फ्रीक्वेंट हैवी रश होता है इस रिवर में। इस रिवर का फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी में होता है, क्यों, जब भी बारिश का मौसम आता है, ठीक है, ये कह रहा है। अब अब देखो, अब जब मैंने ये देखा, मतलब पी ऑप्शन देखा, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है नहीं। तो मैं अब हमारा दूसरा ऑप्शन आर, इस पे फोकस करते हैं। अब S1 के बाद आर को देखते हैं। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे अगेन पहला कि भैया तुंगभद्रा एक रिवर है जो तुंगा और भद्रा से बनता है। द यूनाइटेड स्ट्रीम, यहाँ पे ध्यान दो, यूनाइटेड स्ट्रीम। कौन सी यूनाइटेड स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है भैया? तुंगा और भद्रा जो यूनाइटेड स्ट्रीम है उसके बारे में। यहाँ से तुंगा, यहाँ से भद्रा, तुंग और भद्रा, और यूनाइट होके आगे बढ़ती है। उसी यूनाइटेड स्ट्रीम की बारे में बात कर रहा है। द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स इन द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू मैसूर एंड स्कर्ट्स ऑफ एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स। अब बताओ मुझे, आप S1 के साथ क्या जोड़ना पसंद करोगे? S1 के बाद कौन सा सेंटेंस आपको लगता है कि हाँ भाई लॉजिकली यही आना चाहिए? जहाँ पे एक जगह बात हो रही है रिवर के एक अ, किसी चीज रिवर के बारे में एक नई बात बताई जा रही है, और वहीं पे यहाँ आर ऑप्शन में देखोगे कि ये वही दो स्ट्रीम से कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ तुंगा और भद्रा के बाद इन्हीं दो स्ट्रीम के बारे में बता रहा है कि जब ये यूनाइट होती हैं तो ये कहाँ जाती हैं। तो लॉजिकली अगर मैं देखूं तो मेरे को लग रहा है कि S1 के बाद आर आएगा, यानी हमारे दो ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। समझ गए? अब जरा मैं देखूं क्या ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी। मैं कुछ नहीं, मैं सीक्वेंस फॉलो करता हूं। अब मैं ऑप्शन सी पे बढ़ता हूं। चलो, RS है, यानी यहाँ पे हमको बता दिया है कि भैया ये यहाँ ये दोनों मिलके यूनाइट होके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है। अब आर के बाद है S। द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ तुंगभद्रा इज रॉकी। अब ये किसके बेड की बात कर रहा है? बोथ स्ट्रीम्स के। कौन से दो स्ट्रीम्स के बेड की बात कर रहा है? तुंगा और भद्रा। तो मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, मैं कलर चेंज करूँ, तो मुझे लग रहा है आर के बाद S ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन से दो हेड, अगेन दो स्ट्रीम्स की बात कर रहा है इनके। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो ये दोनों स्ट्रीम्स है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टाने हैं, रॉकी है ये एरिया। अब RS मुझे ठीक लगा। अब मैं P के पास जाता हूँ सीधा, आर से S से सीधा P के पास। अब द रिवर इज पेरेनियल इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद की ऑप्शन सीधा बढ़ते हैं। द रेन बेरिंग रिवर, ठीक है, ये रेन बेरिंग रिवर है। ये हमें कहाँ से पता चल गया? हमें ये प्रीवियस सेंटेंस से पता चल गया कि भैया ये बारिश के कारण इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहीं पे कंटिन्यू किया है, द रेन बेरिंग रिवर वॉज डैम्ड बाय रूलर ऑफ विजयनगर Nagara near Hampi for watering the places and garden of that great city. Palaces and garden of that great city. यानी
क्या यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रहा है? पी आर एस पी क्यू बन रहा है, पूरा लॉजिकली सेट है। अब मैं इसके बाद ये जो क्यू है इसके बाद मैं सीधा अपना S6 पे पहुंचता हूँ। द तुंगभद्रा हैज सर्व्ड एज अ हिस्टोरिक नेचुरल फ्रंटियर राइट थ्रू द सेंचुरी। तो क्या ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है? तो जी हाँ, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है लॉजिकली। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मेरा आंसर मिल गया जो कि है ऑप्शन सी। क्या आपको मेरी अप्रोच यहाँ समझ आई कि मैंने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे मैंने सबसे पहले S1 पढ़ा, फिर ऑप्शंस का यूज़ किया, और वहाँ से मैंने S1 के बाद कौन सा इंट्रो के साथ कंटिन्यूएशन बना रहा है वो देखा। मुझे यहाँ पे दो मिले, लकीली। वैसे वैसे हो सकता है कि आपको ये चारों दे दे, तो आपको एक S1 के साथ चारों ही मिला के देखना है। अगर आपको लगे कि नहीं ये नहीं होने वाला तो बढ़िया है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसको अभी के लिए आप छोड़ दो और आगे बढ़ो। जैसे कि यहाँ पे देखो, पी ऑप्शन जो यहाँ पे था, मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये इसकी कंटिन्यूएशन है क्योंकि इसी रिवर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने आर ऑप्शन पढ़ा तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, ये ज़्यादा लॉजिकल लगा, क्योंकि पहले वो नदी की बात करी गई, फिर उन दो स्ट्रीम्स की बात करी गई। अब वो जो स्ट्रीम यूनाइट होके कहाँ जा रही है उसके बारे में बताया गया। फिर बताया गया कि भैया वो जो स्ट्रीम्स है उनके आसपास बहुत सारे चट्टान वट्टाने हैं, बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया है, वो बताया गया। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको लॉजिक यूज़ करना है, और ऑप्शंस के थ्रू आपको S1 के साथ जो आपका कॉन्टिन्यूस पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आर था, वो मिल जाएगा। और उसके बाद ऑप्शंस देखो और फिर बाद में सेंटेंसेस को कनेक्ट करो और हो गया आपका सवाल, जो कि एक्यूरेट है। तो यही अप्रोच आपको करनी है। अब मैं आपको ये बाकी के बचे हुए सारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा यही अप्रोच का इस्तेमाल करके। देखो, अलग अलग तरीके की अप्रोचेस हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, S1 के साथ P, देखो मैं बताता हूँ, P अगर ये मिल गया तो P के साथ Q, अगर ये नहीं मिला तो इसका मतलब ये है जहां भी हमारे PQ है, जहां भी ऑप्शन में PQ है वो कभी नहीं आने वाले। ठीक है, तो उनको वो एलिमिनेट कर देते हैं। फिर बाद में अगेन S1, फिर फिर P के बाद R। अब देखो पी आर भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, जितने भी पी आर वाले ऑप्शन साथ में है उसे वो एलिमिनेट कर देंगे। ये भी एक तरीका है, बट हर जगह ये काम नहीं आता, जहाँ पे अगर फंसाने वाले क्वेश्चन आपको कैसे भी फंसा देंगे। तो S1 S6 में ज़्यादा महत्व रखता है आपकी रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी वोकैबुलरी पे। तो आपको अपने वोकैब पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट अप्रोच है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम है। राइट, तो अब बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट सवाल पर। कहाँ गया? इन जुलाई 1970 प्रिंस लेवोव was replaced by a socialist revolutionary Alexander Krasinski as the head of the provisional government। ठीक है, ये हमारा S1 है। अब ज़रा मैं सीधा ऑप्शन पे बढ़ता हूँ। मुझे किस पर ध्यान देना है? P पर ध्यान देना है, यहाँ पे Q पर भी ध्यान देना है, और R पर भी ध्यान देना है। S के साथ चलो मैं सबसे पहले P का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया लेवोव जो थे वो अलेक्जेंडर से रिप्लेस हो गए। अब हाउएवर, देखो हाउएवर है, यहाँ पे एक कनेक्टर है, जरा ध्यान से देखना इसके बाद किस तरीके से इसे बोल रहा है। सच अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल टू सेटिस्फाई द बोल्शेविक्स बोल्शेविक्स जो भी है ये बोल्शेविक्स। अब देखो यहाँ पे हाउएवर से पहले आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था जो कि था एक क्या कैसे प्रेमाइसिस कह सकते हैं, या एक सेंटेंस था, और हाउएवर के बाद उसी जो सेंटेंस था उसका कॉन्ट्रडिक्शन दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्टली सही बैठता है। राइट, S1 के बाद P बहुत मुझे सही लग रहा है, लेकिन हमको और भी दो ऑप्शंस हैं जिनको देखना है, तो मैं इसको रखूंगा अभी। मैं इसको सीधा नहीं हटा दूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं अभी इसको हटाने के लिए। अब मैं ज़रा S1 को मैं Q के साथ करूं। ये हटा दिया गवर्नमेंट ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए अलेक्जेंडर को। द रेवोल्यूशनरी डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, ओके, और नॉर अ बर्गेरियस democracy, but rather they wanted a Soviet of workers, soldiers and laborers। ठीक है, मुझे ये कुछ
मतलब कि ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से चूज़ करना पड़े तो मैं पी को ही चूज़ करता हूँ, ठीक है। और अब S1 को मैं करता हूँ आर से कनेक्ट। अब व्हेन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रोक, अच्छा ठीक है, broke out, the leader of the Bolsheviks, Lenin, was in Switzerland, ठीक है। अभी भी मैं पी को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब जो कि मैंने ये सब एक बार पढ़ लिया है, तो अब मेरे को लग रहा है पी मेरा आंसर है, तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या पी मेरा आंसर जो है क्या वो सही है या नहीं। चलो, हाउएवर सच अ पार्शियल रिप्लेसमेंट, एक मिनट मैं पी के लिए दूसरा एक अलग कलर यूज करता हूँ। हाउएवर सच पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल टू सेटिस्फाई द बुल्शेविक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि, अरे यार सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी इग्नोर करना, आसपास बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये कह रहा है, एक काम करो पहले जाने दो इसको। एनीवे तो ये कह रहा है कि ये जो पार्शियल रिप्लेसमेंट थी लेवोव की, जो अलेक्जेंडर के साथ हुई थी, वो बोल्शेविक्स को पसंद नहीं आई, ठीक है। उसके बाद क्यू है, ठीक है। अब क्यू पे बढ़ते हैं सीधा। द रेवोल्यूशनरी डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, नहीं चाहिए था इनको, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, इन्हें चाहिए था सोवियत ऑफ वर्कर, सोल्जर और लेबर, ठीक है। कौन से रेवोल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं? जो जिन्होंने इस अ, इनको रिप्लेस किया था, उन रेवोल्यूशनरीज की बात हो रही है यहाँ पे, समझ गए। और फिर बाद में एस देखते हैं। ही अराइव्ड इन रशिया इन अप्रैल 1970, ठीक है। अब मुझे जरा बताओ ये ही है कौन? ही जो एक प्रोनाउन है वो तो तभी आएगा जब पहले नाउन आए। अब मुझे ये ही के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या मुझे नहीं लगता कि जो मैंने आंसर बनाया था वो गलत है। ऑब्वियसली ये इसका मतलब है कि ये लॉजिकल नहीं है और ये गलत है, तो मैं इसको हटा दूंगा। देखो अभी तक मुझे आर तक लगा था कि हाँ भाई, या ये लग रहा है कि हाँ भैया ये हो सकता है, बट अब जो कि मैं ये ही बीच में आ गया, इसने पूरा सत्यानाश कर दिया हमारे आंसर का। कितना बढ़िया आंसर बन रहा था ये, तो इसका मतलब ये ऑप्शन है ही नहीं। अब ज़रा ये पी नहीं है तो यानी ये भी नहीं है। चलो, दो पी हमारे गए, दो ऑप्शन समाप्त, ठीक है। उसके बाद बचा यहाँ पे अच्छा एक काम करो, ये वाला जो ऑप्शन है इसे भी ज़रा लगा लो। क्या पता तुमको लगे कि सर आपने तो कोई रीज़न ही नहीं दिया, इस पी को हटा दिया। ज़रा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं करता हूँ, इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं। पी हाउएवर रिप्लेसमेंट हो गई, फेल्ड, इनको पसंद नहीं आई। उसके बाद आर, when the February Revolution broke out, the leader of, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, the leader of Bolsheviks, Lenin was in स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे सही लग रहा है, ये ठीक है। उसके बाद आर के बाद एस, he arrived in Russia in April 1970 and was followed by ट्रोस्टस्काई ट्रोस्की ट्रोस्टकी, ठीक है। उसके बाद क्यू, द revolutionary did not want a parliamentary republic nor a democracy, rather they want Soviet workers, soldiers and liberals. In Russia, the Soviet have been an existence since 1905, and the Soviet system played स्पेशली इम्पोर्टेंट रोल अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट। देखो तो यार ये तो परफेक्टली हमारा सेंस बना रहा है इसके साथ, तो मुझे लगता है ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। बट भाइयों, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन आर के साथ जाऊंगा तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। देखो अभी तो आंसर किया ही नहीं है, तो मेरे को लगता है कि ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बार मैं आर के साथ भी बना दूं। क्यू के साथ तो ये नहीं होगा क्योंकि अगेन यहाँ पे एस जो है तीसरे नंबर पे है। अब जब तक आर एस से पहले बाद में आएगा, इसका मतलब क्या है कि क्यू ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं आर ऑप्शन की बात करूँ तो ये भी मैच कर रहा है। ज़रा मैं यूज़ करता हूँ इस बार ग्रीन कलर। चलो ज़रा अब ध्यान से देखो ग्रीन को। ये जुलाई की बात कर रहा है कि रिप्लेस हो गया। और when in February revolution broke out, the leader of
बोल्शेविक्स लेनिन वॉज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बारे में। ये काम कब हुआ था? जुलाई में। मतलब कि ये टाइम में पीछे जा रहे हैं लोग, समझ रहे हो? ये है जुलाई और हम हैं अभी फेब में, फेब की बात चल रही है अभी। ठीक है, एंड इसके बाद क्या? लेनिन वॉज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, आर के बाद हम क्यू पे पहुंचेंगे। द रेवोल्यूशनरीज डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ठीक है, ये कौन से रेवोल्यूशनरीज हैं? ऑब्वियसली जिस जिसके जिनके कारण फेब्रवरी, एक मिनट, ये कलर डार्क, जिनके कारण ये फेब्रवरी वाला रेवोल्यूशन हुआ था। और ये वही है जो जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे जिन्होंने अपने इसको हटाया था, प्रिंस को। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इन्हें सोवियत चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एस पे बढ़ते हैं, क्यू से सीधा एस पे। ही ही कौन है यहाँ पे? ऑब्वियसली हमने बता चुके हैं, यहाँ पे लेनिन की बात हो रही है। ही ये कब आए? अप्रैल में, तो फैब से अप्रैल। ठीक है, एंड वाज फॉलोड बाय ट्रस्ट के। ठीक है, और उसके बाद पी। हाउएवर सच अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल टू सेटिस्फाई द बोल्शेविक। In Russia, the Soviets have been in existence since 1905, and the Soviet system played a specially important role. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भैया मुझे ये भी सही लग रहा है, वो भी सही, ये दो ऑप्शंस हैं। अगर मुझे आंसर करना हो तो मैं वेल ज़्यादा बढ़िया तो बी लग रहा है, तो मैं बी के साथ ही जाऊँ। और सुनो, ये तुम खुद सॉल्व करना, क्योंकि अभी आंसर की के पीछे मत पड़ना, क्योंकि भैया कई आंसर की में इसका इसका आंसर जो है ए भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। तो खुद से सॉल्व करो और जो तुम्हें ज़्यादा बढ़िया लगे उस पर टिक मारो। क्योंकि अभी आंसर की नहीं है हमारे पास, तो हम इसे इसी प्रकार छोड़ देंगे। देखो, अगर मैं किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करूँ तो ये इस पर लगने नहीं वाली। यहाँ पे एट द एंड हमारी रीडिंग एबिलिटी ही जो है वो काम आएगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग करना शुरू करो, और जितनी हो सके उतनी करो। चाहे आप किसी भी तरीके की किताब पढ़ो, फिक्शनल पढ़ो, नॉन फिक्शनल पढ़ो, या मैगजीन्स ही पढ़ो, बस वो कैब सही करो। और रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और इस तरीके क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत सारे आने वाले हैं भैया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले पेपर में मैं तो ये डी ही करके आया था। वेल, और अब मुझे लग रहा है इसका आंसर बी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार तुम भी एक बार देख लेना तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर आ रहा है, मुझे कमेंट में बता देना। बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक सेकेंड, चलो। देखो इस सवाल को अगेन, मैं पहले S1 पढ़ता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन enthralling वन। अगेन, ये इंथ्रॉलिंग क्या है अगर मुझे नहीं पता तो मेरी हालत अभी से ही खराब हो गई। वैसे इंथ्रॉलिंग का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव हो, बहुत, अगर कोई देखे तो बोलो वाह, उसका पूरा आकर्षण उसी पर हो। हाँ, समझ गए? इंट्रोलिंग वन। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस मुझे किस किस पे ध्यान देना है। पी पर, एस पर और क्यू पर, और पी अगेन, पी पर, एस और क्यू पर। चलो, पहले एस वन को हम पी के साथ जोड़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन enthralling वन। इट हैज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि ये होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्यू से इसे जोड़ते हैं। अगेन इंथ्रॉलिंग है। एंड येट इन मोस्ट ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक व्हाट स्टूडेंट एनकाउंटर आर फैक्ट्स, फिगर, नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे येट यूज हुआ है, और सेंटेंस से पहले जो एस वन था उसका एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या है कि ये कह रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे किताबों में फैक्ट्स, नंबर्स और फिगर्स और नाम, यही सब दिया गया है। ठीक है, मुझे ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बात करता है एस में, हम जरा देखें। अकाउंट्स ऑफ दिस period are loaded with tales of loyalty, allegiance, high ideals and peaceful protest। अब जो कि मैंने बाकी सारे ऑप्शन पढ़े और मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंथ्रिलिंग है क्योंकि ये पीरियड में बहुत सारे हमें कहानियाँ सुनने को मिलती है जो कि लॉयल्टी, एलिजेंस, ये सब की हाई आइडियल्स की बातें करते हैं। ठीक है, चलो
अब जबकि तीनों मुझे लग रहे हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको हटा नहीं पाया, एलिमिनेट नहीं कर पाया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। S1 और P के साथ मैं ऑप्शन देखता हूँ। P के साथ है Q। चलो, इट हैज़ ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल। उसके बाद Q, एंड येट इन मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक what student encounters are facts, figures, names and numbers। तो मुझे P के साथ Q जो है वो ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब Q के बाद S की बारी है। S, फिगर्स एंड नंबर्स, अकाउंट्स ऑफ दिस पीरियड। ये दिस पीरियड जो है वो हमारे हिस्ट्री वाले पीरियड की, पुराने पीरियड की बात करी जा रही है। आर लोडेड विद टेल्स ऑफ लॉयल्टी, एलिजेंस, हाई आइडियल्स एंड पीसफुल। और उसके बाद आर देखो, एज एन एपिक हीरोइज्म वाज ऑफन accompanied by extreme surface। अब जरा मैं अगर एस को क्यू के साथ जोड़ूं तो यहाँ पे अब मैं देखूं एपिक टेल के बारे में बात हो रही है। अब जब एपिक टेल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे एपिक टेल क्या होती है, एपिक क्या होती है, उसके बारे में ये बताया गया। एपिक की डेफिनेशन क्या होती है कि हीरोइज्म से बड़ा भरपूर होता है, एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस ये सब होते हैं, और ये लास्ट में दे रखा है। हाँ, और एपिक पहले बता रखा है, या तो ये गलत है स्टार्टिंग का, या तो ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पी वाला ऑप्शन गया बेटा, क्योंकि उल्टा पुल्टा लग रहा है। एपिक के बारे में पहले पहले बताया नहीं है, लास्ट में एपिक के को क्या कहते हैं दर्शा दिया गया है, लेकिन लास्ट में इसके डेफिनेशन बता रहे हैं। थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा कि 1 3 4 ऐसे हो गया, 1 2 3 की जगह। अब आओ, अब जो कि हमारा ये पी ऑप्शन कट गया है, तो जरा ये पी ऑप्शन भी देख लें। इसको ज़रा मैं मिटा दूँ ताकि ज़्यादा हौश पौश जो हो गया है ना, वो तरी पूरा क्यों मिट गया। एक सेकंड, आ गया भाई, लैपटॉप बदलना पड़ेगा। चलो, ज़रा इसको इग्नोर करना है। चलो, हम इस पी आर एस क्यू पे आप फॉलो करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन इंथ्रिलिंग वन। उसके बाद है पी, इट इज़ ऑल। ये इट जो है क्या है, ये इंडियन स्ट्रगल के बारे में है। कौन से इंडियन स्ट्रगल की, हिस्ट्री के बारे में है इट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल। उसके बाद एपिक टेल के बाद हम पी के बाद आर पे आ रहे हैं। यहाँ पे आर, एंड एज एन एपिक, ठीक है, हीरोइज्म वॉज ऑफन अकम्पनीड बाई एक्सट्रीम सेक्रीफाइस, ठीक है, यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाद हम एस पे आ रहे हैं। आर के बाद एस, accounts of this period are loaded with tales of loyalty, allegiance, high ideals and peaceful protest, and yet, ठीक है, एंड येट इन मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक व्हाट स्टूडेंट एनकाउंटर आर फैक्ट्स, फिगर्स, नेम्स एंड मेंबर्स। अ मोर वाइब्रेंट रिटेलिंग इज परहैप्स रिक्वायर्ड। देखो, क्या ये मेरा आंसर नहीं है? ये तो साफ साफ मतलब कि पढ़ने से ही पता लग रहा है कि भैया यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है, बहुत मस्त है, क्योंकि यहाँ पे हाँ आपको एपिक टेल जानने को मिलती है। जैसे कि एपिक में होता है कि किस तरह से हीरोइज्म होता है और सेक्रीफाइसेस, एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस मिलते हैं। वही हमको वही सब अकाउंटेड है हमारे इस हिस्ट्री में, जो कि भरपूर है किस चीज़ में, लॉयल्टी, एलिजेंस, हाई आइडियल्स में। लेकिन हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, आज के बच्चों को, कि भाई फैक्ट्स के बारे में बता दिया, फिगर्स, नेम्स और नंबर्स के बारे में बता दिया। हमें वही सोच बदलने की ज़रूरत है, जो हुआ है उसको उसी प्रकार बताने की ज़रूरत है, ये बता रही है। यानी मेरा आंसर डी है। अगर मैं चाहूँ तो एस और क्यू, अब तो वैसे आंसर मिल गया है तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। अब इससे ज़्यादा लॉजिकल मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऑप्शन मुझे दे पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लुइस, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन लुइस के बारे में। लुइस ये क्या है, 14 of the Bourbon family of kings married the Austrian princess Maria in 1770, ठीक है, ओके। अब जरा मैं ऑप्शन देखूं किस पर मुझे फोकस करना है। यहाँ पे एस और आर, चलो ठीक है, दो ही दिए हैं, जल्दी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला है, इन 1774 लुइस 14 ascended
द थ्रोन ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 20। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। ज़रा मैं ये चेक कर लूँ, अगर ये अभी एलिमिनेट हो जाए तो अच्छा है। लॉन्ग years of war had drained the financial resources of France। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैसे तो मुझे यहीं पे थोड़ा सा और लग रहा है कि यहाँ पे अब फैमिली की बात हो रही है, कि एक बंदे की बात हो रही है जिसका ब्याह, जो कि कहाँ का है, राजा फ्रांस का है, लुईस की विवाह हुआ है मरिया से। और उसके बाद 1774, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखे तो ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। यहाँ पे एक जनरल सेंटेंस है ना, ये फ्रांस के बारे में बता रहा है। अब भैया एक बंदे के विवाह से तुम फ्रांस के बारे में डायरेक्ट बताओगे, थोड़ा सा सुनने में और लगेगा। चलो फिर भी मैं ज़रा ये आर के साथ ही जाना पसंद करूँगा। वैसे अगर मुझे कंटिन्यू भी करना है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसके बाद मुझे लगेगा नहीं भाई, ये तो गलत है। चलो एक काम करते हैं, इस पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है, बट आपको मैं बता दूं कि भैया ये जो है ये ट्रिक नहीं है, ये अप्रोच है। क्योंकि ट्रिक्स जो होती हैं वो कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन में फेल हो जाती है, लेकिन अप्रोच नहीं। चलो देखो, लॉन्ग years ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ठीक है, उसके बाद आर आता है। इन 1774 लुईस 14 ascended the throne of France at age of 20। ठीक है, उसके बाद आता है पी। Furthermore, leaders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। ये कौन से लोन्स की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम है इस कौन से लोन्स की बात कर रहे हैं, ज़रा ये देखें क्यों। द असेंशन, असेंशन ये जो है असेंशन, इसका मतलब है कि भैया आप किसी बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे आ गए, जैसे अपना लुइस किंग बन गया फ्रांस का। ठीक है, वही बात है। वॉज प्रिसीडेड बाय अ वॉर दैट एडेड मोर देन अ बिलियन लेवर टू अ डेट। ठीक है, अच्छा ये यहाँ के डेट की बात कर रहा है, तो मुझे बताओ पहले क्यू आएगा कि पी आएगा? पहले पी आएगा ना, तो ये तो भैया हट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो क्यू है पहले, बट पी कुछ ज़्यादा ही आखिरी में है, तो भैया आप भी जाओ। बचे कौन? आर। चलो आर का देखते हैं अब, आर का क्या स्टोरी है। अब ज़रा ऑप्शन आर को थोड़ा सा देखते हैं, इसके साथ खेलते हैं क्या हो रहा है। भैया एस हट जाओ, आप हट जाओ, एक आप हट जाओ, ताकि रीडिंग करने में दिक्कत ना हो। चलो, अब ये कह रहा है कि इन 17 इसको बना दिया गया कि फ्रांस का राजा। ठीक है, अब ज़रा क्यू के बारे में, अच्छा मैं ध्यान दूँ तो मुझे आर और यहाँ पी देखो, और यहाँ भी देखो आर और पी, वाह ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये है, अगर मैं क्यू और एस पता लगा लूँ कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर आ जाएगा। चलो, ये एक नोटिस करने वाली बात थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं क्या। ठीक है, इन थ्रोन, ठीक है 20 ईयर्स की एज में। उसके बाद मैं ये ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ क्यू के बारे में। द ascension was produced by a war that added more than a billion to a debt that has already risen to a 2 billion। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे ऐसे इसको राजा बनाया गया, और उसके बाद ही, उससे पहले ही, वैसे प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, पहले से ही वॉर चल रही, पहले से ही लोन में थे, और वॉर के कारण इनके पास अब 2 बिलियन का लोन हो गया। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एस, एस कहाँ है? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब ये कह रहा है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर के कारण जो है फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि कितनी खराब है ये, और यहाँ पे बता रहा है इस ऑप्शन में कि एक जनरल सेंटेंस है। मैंने बताया था कि एक जनरल नोशन बता रहा है कि फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। तो आप बताओ पहले क्यू आएगा या पहले एस आएगा? क्योंकि पहले तो ऐसा आना चाहिए ना कि फ्रांस की कंडीशन खराब थी। अब कितनी खराब थी उसके बाद ना बताएगा, तो इसका मतलब क्या है कि भैया क्यू पहले नहीं आएगा, एस आएगा पहले, यानी ये ऑप्शन भी गया, बचा ये डी जो कि है हमारा आंसर। ठीक है,
ज़रा चेक कर लूँ। इसके बाद पी जो है क्या कहता है, फर्दर मोर लीडर्स हु गिव, देखो यहाँ पे। उसके बाद इसके बाद क्या है, क्यू के बाद, कि जो जो लीडर्स थे जिन्होंने पैसे दिए थे उनको, वो 10% चार्ज करने लगे इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे रिमार्केबली नेवरदलेस, अंडर लुइस 14 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन देयर इंडिपेंडेंस इन ब्रिटेन, फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, क्या ये सेंस बना रहा है? हाँ जी, ये सेंस बना रहा है। क्या कि भैया एक राजा, एक बंदा था जिसकी विवाह हुआ मरिया से, और फिर बाद में वो राजा बना, और राजा बनने से पहले ही बहुत सारा वॉर चल रहा था, वॉर चल रहा था। फिर उस वॉर के कारण बहुत सारे पैसे थे, मतलब कि लोन था, फिर वो जिन्होंने लोन दिया था वो मांग रहे थे, लेकिन इन सारी वो दिक्कतों के बावजूद इस बंदे ने मदद की, किसकी? अमेरिका की, जो 13 कॉलोनीज इंग्लैंड की थी। ये आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़ाया जाएगा, समझ गए? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और अमेरिकन रेवोल्यूशन, अब इतना बोल ही दिया है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन वर्ल्ड का पहला रेवोल्यूशन था, फर्स्ट, मतलब कि जिसके बाद लोगों को पता लगा कि रिपब्लिक नाम की भी कुछ चीज़ है, समझ रहे हो? अमेरिका 1800 मतलब कि 80s या 90s में वो हो गया था, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट हो गया था भाई। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं 65th सवाल पे। क्वेश्चन, चलो एक सेकंड यार। हाँ, S1 देखो, मोंटेस्क्यू वॉज द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम। ठीक है, यहाँ इस बंदे के बारे में बताया जा रहा है। हमें फोकस करना है एस पी सब पे ही करना है, इन सब पे। चलो, तो देखते हैं पहले S1 के साथ। ही वॉन्टेड पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन द किंग, नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट, हम कॉमन पीपल की बात हो रही है वैसे यहाँ पे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं सेकंड इंट्रोडक्शन का कंटिन्यूएशन देख लूँ। इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉस, he propagated that propagated the theory of separating powers into three branches of government: legislative, executive and judiciary। ठीक है, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जरा मैं इसको देख लूँ, S1 और R। टू प्रिवेंट एनी वन ऑफ द थ्री क्लासेस, एक सेकंड, यहाँ पे प्रिवेंट किस चीज़ से प्रिवेंशन की बात हो रही है? यहाँ पे तो बताया नहीं है भाई। और यहाँ पे मोंटेस्क्यू का नाम लिया है, फिर क्या है, मतलब ये ऑप्शन इसके साथ नहीं आएगा, यानी आर भैया आप जाओ, आपको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा हम S1 और एस को देखें, क्या पता ये भी हट जाए। इफ दिस वॉज डन, यहाँ पे कौन सी चीज़ के बारे में क्या डन, ये भी मुझे नहीं पता। और लकीली हमारे दो ऑप्शन ऐसे ही गायब हो गए। वाह, यही होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक बार आप सबको एक साथ चेक करो, कि S1P, फिर S1Q, फिर S1R और S1S। इससे क्या होता है, आप वो चांसेस हैं कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। चलो, अब ज़रा मैं ये कलर ले लूँ। ठीक है, अब मैं ज़रा बचे हुए ऑप्शन जो कि है PQSR, ज़रा देखो इसको। देखो, ये बंदा है और ये चाहता था कि पावर शेयर हो किंग, नोबल्स और थर्ड स्टेट में। ठीक है, और इसने एक किताब लिखी, क्यू, PQ, मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, क्यू के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसने एक किताब लिखी थी, स्पिरिट ऑफ द लॉ, जहाँ पे ये प्रोपोगेट करता है कि भैया हमको पावर सेपरेट कर देनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं पता लगा लूं कि भैया PQ तो थोड़े से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर Q पहले आ जाए P के बाद, तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगा एज कम्पेयर टू P और Q, क्योंकि यहाँ पे सीधा ये चाहता क्या है उसके बारे में बताया है, वॉट ही वॉन्टेड। ठीक है, और यहाँ ये बता रहा है कि भैया इसने एक किताब लिखी थी जिसमें इसने तीन वर्ण, वर्ण कह रहा हूँ, तीन पावर को तीन हिस्सों में डिवाइड करने की बात करी थी। ठीक है, और फिर मैं कहता कि भाई ये चाहता था कि ये जो पावर है वो डिवाइड हो जाए। ये कहाँ गए, ये यहाँ पे क्यों आ गए? हाँ, ये चाहता था कि जो पावर हो वो डिवाइड हो, शेयर हो इन तीनों में। क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा मीनिंगफुल होता? तो अगर मैं QP साथ में करूँ, ठीक है, ज़रा ये ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। QP, उसके बाद R, टू प्रिवेंट एनी वन ऑफ द थ्री क्लासेस। अभी कौन से थ्री क्लासेस की बात करी गई है? किंग, नोबल और हमारे जैसी क्लासेस की, यानी ये थ्री क्लासेस हैं।
ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पावरफुल मोंटेस्क्यू सजेस्टेड दैट मेकिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस। इफ दिस वॉज डन, क्या चीज, मेकिंग ऑफ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बैलेंस, जहाँ पे जो कि बेस्ड हो आपके चेक्स और बैलेंसेस में। कैसे? क्योंकि जो ये लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, एक दूसरे को चेक करेंगे, राइट? तो मुझे लगता है ये ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू मैं अगर इसके साथ जाऊँ तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से करना है। देखो, मैं इतना टाइम ले लेके एक एक क्वेश्चन क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आप समझे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ताकि अगर आप मतलब कि जब किसी पेचीदा सवाल में फंस जाए, जैसे हमारा ये 60 सेकंड क्वेश्चन था, तो वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप आंसर निकाल लें, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो अप्रोच है ये किस तरीके से काम करनी है और हमें क्या करना है, ठीक है? अब ये जो है ये सब जगह काम करेगी ना, बात ये है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इसको मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, ये बचे हुए क्वेश्चंस को मैं लाइव आके इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है? और मुझे लगता है आज ये 5 क्वेश्चन बहुत थे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाने के लिए। प्रैक्टिस हम करेंगे। हम नेक्स्ट जो भी लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपको अ, ये 2025 के ये सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर के साथ-साथ 2024 के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, उसके सारे के सारे जो S1 और S6 के क्वेश्चंस है वो सारे मैं प्रैक्टिस कराऊँगा लाइव आकर, ठीक है? और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो हम प्रैक्टिस अब करते रहेंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी और मुझे बस बताना था आपको अप्रोच के बारे में, इसीलिए मैंने ये बनाई। और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है 5 क्वेश्चन में। आगे ये क्वेश्चंस आप जाके ये पेपर खोलो और ट्राई करो कि आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर ये अप्रोच आपको सही लग रही है तो ठीक है, और नहीं तो इससे पहले जिस तरीके से करते थे वैसे भी कर लो। आंसर बस सही आना चाहिए। एट द एंड हमको क्या चाहिए कि हमारे जो आंसर्स हैं वो सारे सही हो, और हम 80 प्लस स्कोर करें कहाँ पे, अंग्रेजी पर। तब जाके कुछ चांस होता होगा, क्योंकि सबसे आसान इन हैंड आपके पास अंग्रेजी ही है जो आपका कुछ ना कुछ कराएगी। हर हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आपके आईनेट में 25 सवाल है अंग्रेजी से, सेम एफ कैट में भी इसी तरीके के। तो समझ रहे हो? तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे वोकैब हमें ज़्यादा सीखना है। अब नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो मैं वोकैब का कराऊंगा। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कुछ नहीं करोगे, ये चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन दबा दोगे, ताकि आपको पता चले जब भी मैं वीडियो डालूं। और अभी आप देख रहे होगे कि आपकी मैथ्स के सेशन नहीं हो रहे हैं। अब आपके मैथ्स के जो मास्टर जी थे वो गए हुए थे किसी काम से, तो अब वो आ चुके हैं, तो आपके मैथ्स के भी सेशन अब तेज़ी में होने हो शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं वोकैब कराऊंगा, ठीक है? और और जो लाइव सेशन होगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ की, ये अगेन PQR ये S1 और S6 की। और फिर बाद में ये हो जाने के बाद हम RC जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैसेज, उस पे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ये प्लेलिस्ट को ज़रूर आप देखना, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया आपको सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर तब जब आप कोई ऑफिसर लेवल एंट्री के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ और आपका फिर से मैं याद दिला दूँ, एफ कैट का फॉर्म वो ज़रूर भरना। राइट, इसी के साथ साइनिंग ऑफ, नोवा फौज।